नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 7 का 5th पार्ट। बराबर, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पावर इन एसी सर्किट और एलसी ऑसिलेशन। सीबीएसई वालों को कुछ कट है और गुजरात बोर्ड वालों को कुछ कट है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट मैं सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पावर इन एन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर। आपको पता है कि कोई भी एसी सर्किट होती है उसमें लेट अ वोल्टेज, कितना वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओके, अप्लाइड टू एसी सर्किट ड्राइव्स अ करंट ऑफ, कितना करंट ड्राइव करेगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 इन द सर्किट। देखो, तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी। रेजिस्टेंस में फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वी और आई दोनों फेज में होते हैं। कैपेसिटर में आई की इसमें फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटर में आपको पता है कि वो लीड करता है और इंडक्टर में क्या करता है, लैग करता है, मतलब फाई की वैल्यू उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। ओके, जहां पे वेर आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय जेड और फाई की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स एक्स माइनस एक्सएल बाय आर। ओके, तो इसके कारण द इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस instantaneous power supplied by the source कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई। V की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी। I की जगह पे क्या लिखेंगे, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, उसका रीजन है कि 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। 11th मैथ्स में आप में से जिसने पढ़ाई करी होगी उनको आइडिया होगा कि भाई 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम आई एम बाय 2 कॉस ए माइनस बी। कॉस ए क्या था, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। P की वैल्यू वी एम आई एम बाय 2, ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस 5 है तो कॉस तो आपका ऑड फंक्शन है, इसमें इवन फंक्शन है, इसमें माइनस कॉस 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी प्लस 5। ओके, बराबर। नाउ द एवरेज पावर over a cycle is given by the average of two terms. एवरेज ऑफ टू टर्म्स, टू टर्म्स कौन सा है, ये पहला टर्म, दो टर्म्स है इसमें, देख लो, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म, इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। बट आपको पता है, बट एवरेज ऑफ cos 2 omega t plus 5 over a complete cycle is 0। हमने पढ़ा है, आगे बहुत बार पढ़ा है कि भाई एवरेज पूरा कंप्लीट साइकिल में 0 हो जाएगा। देयरफॉर पी एवरेज कितना हो जाएगा, वी एम आई एम बाय 2 cos 5, बिकॉज ये तो पूरा 0 हो जाएगा।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Vm/√2 Im/√2 cos फाई। हाँ सर बिल्कुल लग सकते हो। तो ये Vm/√2 क्या होगा, Vrms, Im/√2 क्या होगा, Irms। देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू Vrms Irms cos फाई। ओके, where Vrms is denoted by simple V and IRMS is denoted by, क्योंकि वो RMS वैल्यू है उसको हम I से डिनोट करते हैं। therefore P की वैल्यू क्या हो जाएगी, VI cos फाई, और P is equal to I square Z cos फाई where V is equal to I Z। डन। तो ये आपका ये जो फॉर्मूला निकला वो AC के लिए। डीसी के लिए आपको पता है, डीसी में फॉर डीसी आप सबको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। फॉर डीसी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। ये होते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे cos फाई एक्स्ट्रा है, क्यों, बिकॉज इट इज द एंगल। अगर मान लो अगर सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो, प्योरली रेजिस्टिव, तो फाई जीरो हो जाएगा, तो वी आई हो जाएगा, वो डीसी की तरह काम करेगा। इंडक्टिव सर्किट हो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाई/2 होता है, फाइव तो जीरो हो जाएगा। फॉर कैपेसिटिव सर्किट जीरो हो जाएगा। डन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सो द एवरेज पावर डिसिपेटेड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द वोल्टेज एंड करंट बट आल्सो ऑन द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन देम। ओके, द क्वांटिटी cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। याद रखना है, बहुत काम आएगा पावर फैक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। डन, आगे बढ़ी। ओके, अब फ्यू केसेस आर देयर। सबसे पहला केसेस, सबसे पहले तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगी तो उसके बीच में फाई जीरो होगा, तो cos फाई 1 होगा। दैट इज मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन, P इज इक्वल टू वी आई। खत्म। ठीक है। सेकंड, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, तो उसमें आपको पता है कि इफ द सर्किट कंटेन्स ओनली एन इंडक्टर और कैपेसिटर वी नो दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज पाई/2। डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ, कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है, तेल पीने गया तो उस कंडीशन में cos फाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो नो पावर डिसिपेटेड बिकॉज P इज इक्वल टू वी आई cos फाई। तो cos फाई जीरो हो जाएगा, तो उसको फिर क्या बोलेंगे, वी आई इंटू जीरो, तो v इज इक्वल टू जीरो। तो उस टाइम जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट। ये बहुत बार एमसीक्यू में आता है, व्हाट इज वॉटलेस करंट, के जब भी उसके अंदर पावर डिसिपेटेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट। वाट वाट लग गई, वॉटलेस करंट। ठीक है, पक्का। तीसरा, LCR सर्किट। तो इन एन LCR सर्किट द पावर डिसिपेटेड इज गिवन बाय द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन हमारा, ये इक्वेशन है, P इज इक्वल टू वी आई cos फाई। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। सो फाई में भी एनी नॉन जीरो इन RL और RC और RCL सर्किट, even in such cases power is dissipated only in the resistor। बराबर है, फाई भले नॉन जीरो है बट देखो RL RC और RCL सर्किट में फाई की वैल्यू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार वो लैग करेगा। RCL सर्किट है उसमें RL और RC को छोड़ देते हैं, RCL सर्किट और RLC सर्किट, उसमें फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसमें पावर तो डिसिपेट होगा होगा एंड होगा। और चौथा, पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस इन LCR सर्किट। तो एट LCR सर्किट आपको पता है क्या होता है, XC माइनस XL जीरो और फाई जीरो होता है, और फाई जीरो मतलब cos फाई 1, तो वहां पे पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। बट वहां पे पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड की जगह पे आई स्क्वायर आर हो जाएगा, बिकॉज एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल टू आर। बराबर है, ये चार केसेस हैं, एमसीक्यूज में बहुत काम आएंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड अच्छे से नोट इट डाउन। एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल 7.8 टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। अ साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पिक वैल्यू 283 वोल्ट, पिक वैल्यू 283 वोल्ट एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज सप्लाई टू एन LCR सर्किट, R L और C सब दिया हुआ है। द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, इंपेडेंस के लिए आपको Z का फॉर्मूला R स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा,
एक्सएल फाइंड करना पड़ेगा, एक्स ही फाइंड कर लेते हैं, 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई की जगह पे 3.14, एफ दिया हुआ है 50 और सी दिया हुआ है 796 इंटू 10⁻⁻6। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 4.001 ओम, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 4 ओम लिख सकता हूँ। एक्सएल का फॉर्मूला 2 पाई एफ एल, 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 25.48 इंटू मिली हेनरी है, इसलिए -3। तो इसका आंसर 8.001 ओम आ रहा है, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 8 ओम बोल सकता हूँ। तो देयरफॉर इम्पेडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर अपना कितना, आर स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर 9, एक्ससी माइनस एक्सएल मतलब 8 - 4 इज 4 का स्क्वायर 16, तो √25, तो कितना हो जाएगा 5 ओम। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड सोर्स, दूसरा हमें फाइंड करना। देखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड सोर्स, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी, फेज डिफरेंस होगा 5, तो उसका फॉर्मूला आता है tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। तो tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी 4/3, तो phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 4/3। अप्रोक्सीमेटली ये होता है 53 डिग्री 8 मिनट। नहीं लिखना है तो ठीक है। सी, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिसिपेटेड सर वी आई कॉस पाई, तो इसमें से आपको cos फाई फाइंड करना पड़ेगा। अब v क्या होगा, v मतलब कौन सी वैल्यू, तो v मतलब आपकी होगी, हाँ, पावर डिसिपेटेड कौन से फॉर्मेट में, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड द पावर फैक्टर। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। p इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर आर एम एस बाय मोड z इंटू आर। क्यों पता है, बिकॉज वी स्क्वायर आर एम एस, हमारे पास वी एम की वैल्यू गिवन है, वी स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एम बाय 2 √2 इंटू मोड जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। ये हो जाएगा वी एम का स्क्वायर, वी एम कितना है 283 वोल्ट का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, इम्पेडेंस क्या निकला हमारा 5 और आर की वैल्यू 3, 5 का स्क्वायर होगा क्योंकि मोड जेड है। सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 4805 वोट, वाट लगी पड़ी है वाट। और पावर फैक्टर cos पाई फाइंड करना है, cos पाई इधर से फाइंड कर लो। देखो ये tan पाई है आपका, ये ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो ये निकला 5, देखो cos पाई क्या निकलेगा 3/5। और मैं आप 3/5 0.6, मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, cos पाई का फॉर्मूला अगर आपको याद रखना हो तो r/mod z, ये याद रख लेना, एमसीक्यू बहुत काम आएगा। तो r की वैल्यू 3 है, mod z की वैल्यू 5, 0.6 निकला, तो वो भी आप याद रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, लिख लिया सब लोगों ने। नेक्स्ट एग्जांपल 7.8, suppose the frequency of the source in previous example can be varied, what is the frequency of the source at which resonance occur। 7.8 अभी हमने सॉल्व किया तो उसमें फ्रीक्वेंसी बदलाएंगे, तो सबसे पहले रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी, तो f0 का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, याद आ रहा है ना, f0 इज इक्वल टू 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू अंडर रूट एल, एल की वैल्यू कितनी है 25.48 मिली हेनरी, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 796 माइक्रोफेरेड। f0 का सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 35.36 हर्ट्ज, ये उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और क्या बोला है, कैलकुलेट द इंपेडेंस करंट एंड पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस कंडीशन। तो एट रेजोनेंस आपको पता है मोड z इज इक्वल टू हमेशा r होता है, दैट इज 3 ओम। खत्म बात, इंपेडेंस मिल गया। करंट की बात करें तो करंट कितना होगा, तो करंट का फॉर्मूला होगा, करंट करंट मारे आपको फाइंड करना आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय जेड, 283 और जेड इज 3, आंसर आएगा एम्पीयर। ठीक है, और आपको सी फाइंड क्या करना है, पावर डिसिपेटेड,
तो सी फाइंड करना, पावर डिसिपेटेड, अभी हमने फॉर्मूला उसका देखा, क्या देखा, कॉस फाई, तो पावर का फॉर्मूला देखा हमने, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, ये कितना हो जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर बाय आर का, वी आर एम एस बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर, पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर एम एस बाय आर स्क्वायर, और आर तो ये सिर्फ आर हो जाएगा, वी आर एम एस आपको पता है, वी एम बाय रूट टू का होल स्क्वायर बाय आर, तो ये क्या हो जाएगा, वी एम स्क्वायर बाय टू आर, वी एम स्क्वायर कितना है, 283 का होल स्क्वायर, टू आर की वैल्यू 3 है, कट करोगे तो 13348 वाट, समझे, दैट्स इट, बहुत इजी है, बराबर। चलो आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल 7.10, at an airport a person is made to walk through the doorway of a metal detector, ऐसा देखो, ये मेटल डिटेक्टर होता है, ये बंदा इसमें से पास हो रहा है, ओके, for security reason if she or he is carrying anything made up of metal, the metal detector emits a sound, on what principle does this metal work, यहाँ से कुछ भी पास हो, टें टू टें टू टें टू, इसलिए बाकी भी यहाँ पे देखो ये स्कैनर है, इससे भी पास हो जाता है, इससे आप पास हो, ठीक है, आप तो इसमें से पास हो नहीं सकते, इसलिए यहाँ से पास होना पड़ेगा, टें टू बचेगा, तो वो किसके कारण होगा, वही हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द साइंस और लॉजिक बिहाइंड इट, द मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन एसी सर्किट, when you walk through a metal detector you are in fact walking through a coil of many turns, वो जो आसपास का ये जो है ना उसमें बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, बहुत सारे टर्न्स वाले, the coil is connected to a capacitor tuned so that circuit is in resonance, when you walk through with metal in your pocket the impedance of the circuit changes, अगर आपके पास मेटल होगा तो आप मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो मतलब इंपेडेंस चेंज होगा, मेटल चेंज होगा क्योंकि एक्सेल चेंज होगा, एक्सेल चेंज हो गया, मेटल क्या है, किसी भी कॉइल के बीच में से मेटल को पास करोगे तो क्या होता है, एक्सेल चेंज होता है उसका, एल चेंज हो गया तो एल क्या होता है, एल चेंज हो गया तो आपका एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट चेंज इन द करंट इन द सर्किट, and this change in current is detected and the electronic circuitry causes a sound to टें टू टें टू टें टू, इसलिए नेक्स्ट टाइम जाने से पहले मेटल वेटल मत लेके जाइए, वरना पकड़ लेंगे, और वो मेटल चेंज हो गया इसलिए इंपेडेंस चेंज हो गया, करंट चेंज हो गया और वो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और द वीडियो नोट इट डाउन, ओके बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लीज 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 ध्यान से सुनेगा, उसका नाम है एलसी ऑसिलेशन, जहाँ पे एल और सी दो ही कनेक्ट है, ये आपका एल है इंडक्टर और ये आपका कैपेसिटर, when a capacitor initially charged is connected to an inductor, चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, the charge on the capacitor and the current in the circuit exhibit the phenomena of electrical oscillation similar to oscillation in mechanical system, oscillation होता है ना पेंडुलम का oscillation, तो वैसे ही चार्ज को अगर आप चार्ज्ड इंडक्टर कैपेसिटर को आपने इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया तो वो भी एक टाइप का ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, बट वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। नाउ लेट अ कैपेसिटर बी चार्ज Qm at t is equal to 0 and connected to inductor as shown in figure, यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या, जैसे देखो यहाँ पे C को इसमें चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है Qm, उसको L के साथ कनेक्ट किया गया, तो अब क्या होगा, तो the moment the circuit is completed the charge on the capacitor starts decreasing, क्यों, क्योंकि वो पूरा इंडक्टर से फ्लो होना स्टार्ट करेगा, गिविंग राइज टू द करंट इन द सर्किट, आप देख सकते हो, देखो ये करंट पास हो रहा है, ओके, लेट Q एंड I बी द चार्ज एंड करंट इन द सर्किट एट टाइम t, किसी भी एक बीच में टाइम t में Qm वाज द मैक्सिमम, बट कोई भी टाइम t के बाद Q तो कम होता जाएगा और I है at time t, since di by dt is positive, di by dt मतलब करंट बढ़ रहा है इनिशियल केस में, ओके, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन L विल हैव पोलैरिटी एज शोन, जैसे हमने बताया था L में पोलैरिटी क्या है, प्लस और माइनस, क्योंकि अभी करंट बढ़ रहा है इसलिए, ओके, दैट इज VB इज लेस देन VA, VB यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा और यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ओके, डन, नाउ एज Q डिक्रीजेस I इंक्रीजेस, धीरे धीरे Q डिक्रीज हो रहा है, I इंक्रीज होगा, तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dq by dt लिख सकता हूँ, नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ
induced EMF in inductor at any instant V is equal to E is equal to क्या होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा क्यू बाई सी। तो अब वहां पे हम अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल अप्लाई करें तो अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल क्या होगा, तो पहले इतना लिख लो फिर देखते हैं। अगर किरचॉफ्स रूल आप अप्लाई करोगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आपको ऑलरेडी पता है कि भाई डी बाई डी टी आई की वैल्यू क्या थी माइनस डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई सी। ओके, इज इक्वल टू नहीं लिखते प्लस क्यू बाई सी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं L को कॉमन निकाल लेता हूँ, L कॉमन निकाल लेता हूँ। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। L को कॉमन निकाल लिया तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू 0। L को उस साइड भेज देंगे, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू 0। अब बट आप लोगों को ये पता है कि भाई 1 बाय एल सी क्या होता है ओमेगा 0 स्क्वायर एट क्या रेजोनेंस। तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, एंड इसको बोलते हैं दिस इज सिंपल दिस इक्वेशन has the general form of simple harmonic ऑसिलेटर। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जनरल फॉर्म है, ये वाला हमारा जो इक्वेशन निकला ना। क्लियर हुआ? पक्का? किसी को भी डाउट बेटा नहीं है ना? so please pause the video and note it down। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या निकला जल्दी से बताओ, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू 0। ये था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज। अब यहाँ पे ना मैं एक बात बता दूं, ये मैथ्स वालों को आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, बायोलॉजी वालों को नहीं है, इसलिए याद रख लेना। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और वो भी कौन सा ओमेगा 0। ओके, वेर क्यू एम इज द maximum value of q and phi is the phase constant, हमारा phase constant। अब देखना एट t इज इक्वल टू 0 q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा क्यू एम cos phi हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पे ये तो 0 और cos phi हो जाएगा। तो देयरफॉर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी से बताओ, i की वैल्यू हो जाएगी cos phi। ओके, दैट इज phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सो हमारा q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 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 आई नहीं है यहाँ पे, cos phi इज इक्वल टू 1, cos phi इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos phi इज इक्वल टू 1 बताता हूँ, देखो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाइए। ओके, at t is equal to 0
Q की वैल्यू क्या हो जाती है, QM होती है, क्योंकि हमने अभी आगे देखा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ एट इज जीरो QM चार्ज है, देखा कि नहीं, है कि नहीं, मैं क्यों गलत बोलूंगा, Q की वैल्यू QM, तो देयरफॉर यहाँ पे Q की जगह पे QM इज इक्वल टू QM cos ओमेगा जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा भैया, यहाँ पे तो सिर्फ cos फाइव बचेगा, एक कट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू cos फाइव, देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू 0 डिग्री, तभी तो वहाँ पे 1 होगा, तो देयरफॉर मैं वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, QM इज इक्वल टू QM cos सिर्फ फाइव, सॉरी ओमेगा जीरो टी, ओमेगा जीरो, अब बोलो सर वहाँ पे तो टी की वैल्यू जीरो है, ये सिर्फ मैं अब फाइव की वैल्यू क्या निकल गई हमें, ये फाइव क्या फेज कांस्टेंट है, वो फिर कोई भी टी के वैल्यू के लिए फेज हमेशा सेम रहेगा, कोई भी टी की वैल्यू के लिए, क्या बोला है ये फेज कांस्टेंट है, मतलब कहीं पे भी, इसलिए आप फिर कोई भी जगह पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी क्यू बाई डी टी, क्यू एम तो कांस्टेंट है, कॉसिन ओमेगा जीरो टी का क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा जीरो टी इंटू ओमेगा जीरो, बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी माइनस आई होगा, डी क्यू बाई डी टी माइनस आई इज इक्वल टू माइनस क्यू एम ओमेगा जीरो साइन ओमेगा जीरो टी, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर आई की वैल्यू क्यू एम ओमेगा जीरो साइन ओमेगा जीरो टी, क्लियर हो गया, पक्का। अब क्यू एम आपका क्यू एम इंटू ओमेगा जीरो क्या होता है, आई एम होता है, so I am sin omega 0 t where qm into omega 0 is equal to I m, बराबर। अब सर ये कहाँ से आया, बताता, मुझे पता ही था, आप में से आधे से ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं सर ये कौन से, हमें कुछ पता नहीं है, बताता हूँ, आपको पता है, बट आई की वैल्यू क्या होती है, आई एम साइन ओमेगा 0 टी होती है, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम इज इक्वल टू क्यू एम ओमेगा, हो गया, साइन ओमेगा 0 टी तो सेम ही है सबके लिए, डन बेटा, पक्का, चलो और आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब उसमें कैसे वो सॉल्व होता है वो हमें देखना है, देख लो भैया, हाँ, फिगर एक्सप्लेन हाउ एलसी ऑसिलेशन टेक्स प्लेस, कैसे होता है, नाउ फिगर ए शोज अ कैपेसिटर विद इनिशियल चार्ज, इस पे चार्ज कितना है, QM है, कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर, मतलब इसका इंपेडेंस, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो होगा, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन, बीच में स्पेस आएगा, द चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, हाफ क्यू स्क्वायर सी, हाफ क्यू एम स्क्वायर बाय सी, या क्यू एम स्क्वायर बाय टू सी, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। नाउ सिंस देयर इज नो करंट इन द सर्किट, इनिशियली कुछ भी नहीं था, एनर्जी इन द इंडक्टर इज जीरो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यू, इसको मैं ई नाम ले लेता हूँ, सिर्फ यू, यू ठीक है, यू नाम ले लेता हूँ, ओके, और यू ई ले लो, और यू भी क्या हो जाएगा, जीरो, देयरफॉर टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू यू ई प्लस यू बी, सिर्फ कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू एम स्क्वायर बाय सी, देख लो यू ई प्लस यू टोटल एनर्जी, याद है स्प्रिंग वाला केस, स्प्रिंग को आप खींच लेते हो तो सारा का सारा पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, छोड़ दोगे तो ही उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह काम करेगा, और मैग्नेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की तरह काम करेगा, इतना क्लियर हुआ, प्लीज लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, at t is equal to 0 the switch is closed and the capacitor starts to discharge, देखो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे, एक बात समझ लो, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, उसका मतलब चार्जेस यहाँ से फ्लो होंगे, तभी तो करंट ऑपोजिट होगा, ओके। नाउ as the current increases it sets up the magnetic field in the inductor and thereby some energy gets stored in the inductor in the form of magnetic energy, कितनी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर्ड होगी, तो UB is equal to half Li square. Now as the current reaches its maximum value Im, कब मैक्सिमम वैल्यू होगा, एट t/4 कंडीशन, टोटल टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में दैट इज ये देखो करंट ऐसे मैक्सिमम पहुंचा, जीरो हो गया, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में मैक्सिमम बट ऑपोजिट है, फोर्थ पार्ट में जीरो, मतलब 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट होगा उसका
वहां पे वो कहाँ कितना पहुंच गया वो बेटा, मैक्सिमम पहुंच गया। ओके, मैक्सिमम वैल्यू एज शोन इन फिगर सी, यहाँ पे देखो मैक्सिमम, तो उस केस में क्या होगा, पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर्ड यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाफ एल आई एम स्क्वायर, और वहां पे ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि होगा ही नहीं कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण, दैट इज कैपेसिटर तो पूरा डिस्चार्ज हो गया। तो ये क्या होगा, अभी देखो स्प्रिंग अंदर जा रही है, बीच में मैक्सिमम पोजीशन वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल जीरो, फिर वो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा ना। अब नेक्स्ट केस, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि वो अंदर चला गया, अंदर चला गया मतलब धीरे धीरे अब कैपेसिटर क्या होगा, नाउ द कैपेसिटर नाउ हैज नो चार्ज एंड हेंस नो एनर्जी, तब का केस, द करंट नाउ स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर, अब धीरे धीरे जो करंट होगा वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा एज सीन इन द फिगर डी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एट t/2, मतलब आधे कंडीशन पे फुल्ली चार्ज होगा, मतलब चार्ज ऑन इंडक्टर जीरो हो गया तो उधर करंट तो कुछ फ्लो ही नहीं होगा, बट इट इज चार्ज विद द पोलैरिटी ऑपोजिट टू इज इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में पोलैरिटी यहाँ पे प्लस थी और यहाँ पे क्या होगी, माइनस होगी, तो अब उल्टा हो जाएगा कि ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। द होल प्रोसेस जस्ट डिस्क्राइब विल नाउ रिपीट इटसेल्फ टिल द सिस्टम रिवर्ट्स इट टू इज ओरिजिनल स्टेट, मतलब पहले क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर, पहले कैपेसिटर फुल, इंडक्टर जीरो, धीरे धीरे ये रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर हाफ टाइम कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जीरो, इंडक्टर क्या हो जाएगा, फुल। अब फिर इंडक्टर धीरे धीरे कम हो जाएगा और कैपेसिटर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे हम, तो देखो कैपेसिटर बढ़ रहा है बट कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बढ़ेगा। ये ना देखो ना, स्प्रिंग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आप उसको खींचते हो फिर छोड़ देते हो तो अंदर जाती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो आती है बट फिर उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, सेम टू सेम ऐसा है। Thus the energy in the system oscillates between the capacitor and the inductor, उसके बीच में ही घूमती रहती है। समझ रहे हो आप, बस इतना ही समझना है और कुछ समझना नहीं। ये क्वेश्चन एनर्जी स्टोर्ड वाला बहुत कम आता है बट एलसी ऑसिलेशन का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो प्लीज अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया बेटा सब लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपेयर द ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट आर एनालॉगस टू द ऑसिलेशन ऑफ अ ब्लॉक। आपको पता है कि द एलसी ऑसिलेशन इज सिमिलर टू द मैकेनिकल ऑसिलेशन ऑफ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, जैसे मैंने समझा दिया अभी। द लोअर पार्ट ऑफ ईच फिगर इन डिपिक्ट्स द करस्पॉन्डिंग स्टेज ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। लोअर पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, देखो मैकेनिकल सिस्टम में क्या क्या चेंज होगा उसकी बात चल रही है। ओके, as noted earlier, for a block of mass m oscillating with frequency omega 0, the equation block of mass m, अगर मास m का ब्लॉक होगा तो उसका क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, और डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर अगर 11th में पढ़ के आए होगे तो पता होगा के एक्स बाय एम इज इक्वल टू जीरो। बट हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ एलसी ऑसिलेशन हमने अभी देखा, क्या देखा हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एलसी ऑसिलेशन में, कि डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर बाय ओमेगा जीरो स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू जीरो, बराबर। और इस केस में यहाँ पे ओमेगा जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, और यहाँ पे ओमेगा जीरो इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी, बराबर है। कितना क्लियर हो गया, डन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कि भैया F इज इक्वल टू के एक्स निकला फॉर स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी, F बाय एक्स, ओके। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, इसको बोलते हैं हम फोर्स कांस्टेंट।
तो हमारा एलसी ऑसिलेशन में इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एलसी ऑसिलेशन में इसका करस्पॉन्डिंग होगा V इज इक्वल टू Q बाय C। ओके, V इज इक्वल टू Q बाय C, तो 1 बाय C इज इक्वल टू V बाय Q मीन्स यूनिट चार्ज unit charge means potential difference per unit charge। ओके, क्लियर हो गया? पक्का? ये क्वेश्चन आता नहीं है, जस्ट आपको समझने के लिए। जिनको एंट्रेंस एग्जाम देनी है उनको ये सब आएगा, बहुत कम आएगा, मैं समझाता हूँ। ये तो आपको पता चल गया ना इतना पार्ट। ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम का है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का है। तो यहाँ से ओमेगा 0 k/m निकला, तो ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम के लिए है और ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। ओके, इसका एनालॉगस मैं आपको समझा देता हूँ। ये रहा, देखो, अब आपको क्लियर हो जाएगा। मास, तो वहाँ जहाँ पे मास यहाँ पे इंडक्टेंस, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट तो यहाँ पे 1 बाय सी, डिस्प्लेसमेंट x तो यहाँ पे चार्ज q, वेलोसिटी तो यहाँ पे करंट, और ये यहाँ पे टोटल एनर्जी। ये क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग और मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या? पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। आ गया समझ में? ये सब एनालॉगस है। ओके, और फाइनली एक इंपॉर्टेंट चीज कि नोट दैट अबाउट डिस्कशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन इज नॉट रियलिस्टिक फॉर टू रीजन। अब आप बोलोगे सर कि भाई चार्ज इधर से एल को दिया, एल में आप देखोगे तो भाई मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट हुई, फिर वो वापस डिक्रीज हो गई, वापस मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट हुई, चार्ज इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब उधर का ही उधर रहता है। प्रैक्टिकली ये केस पॉसिबल नहीं है, वरना तो वो कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक ऑसिलेट करते रहेंगे, मतलब एलसी ऑसिलेशन इनफाइनाइट तक चलेगा। बट ऐसा नहीं होता। एवरी इंडक्टर है सम रेजिस्टेंस, जिसके कारण क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इज टू इंट्रोड्यूस अ डैम्पिंग इफेक्ट ऑफ द चार्ज एंड करंट इन द सर्किट एंड द ऑसिलेशन फाइनली डाई अवे। धीरे धीरे रेजिस्टेंस के कारण करंट क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद डिक्रीज होता रहेगा। Now, even if the resistance was zero, the total energy of the system would not remain constant। मान लो रेजिस्टेंस जीरो भी है तो टोटल एनर्जी क्यों कांस्टेंट नहीं होगी? बिकॉज इट इज रेडिएटेड अवे फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ से जो वेव्स निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इनफैक्ट रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन डिपेंड्स ऑन दिस रेडिएशंस ओनली। एलसी ऑसिलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करने के लिए बहुत काम आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, वो भी निकल जाएंगे तो क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर हो गया? पक्का? समझ तो रहे हो? फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम एक ही टॉपिक बाकी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और ट्राई करेंगे कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है पता है? एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।